हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो को ध्यान से समझेंगे। ओके, इसमें है 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मीन्स भारत में जैसे जैसे विकास होता गया बच्चों, कई प्रकार के राजवंशों का उदय होता रहा। मानचित्र एक में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, देखो इसमें ध्यान से देखेंगे आप, जो ये वाला क्षेत्र है इसके बीच में है, ये मध्य भारत का हिस्सा है। इसमें है जैसे गुज्जर प्रतिहार वंश हो गया, चंदेल वंश हो गया, परमार वंश हो गया, ये कन्नौज के पार्ट हैं इंद्रप्रस्थ के पास, ये सब। उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में केरल के राज्य को कौन देखता था? चेर लोग थे। यहाँ पे चोल शासक थे इधर, और इधर पांड्यन राजा थे। ओके, इन्होंने अपना अपना राजवंश स्थापित किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें नए राजवंशों का उदय। किस प्रकार से नए राजवंशों का उदय हुआ? 7वीं शताब्दी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामियों और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं। मतलब कि जब वे मिलने आते थे तो राजा के लिए कुछ ना कुछ लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। मीन्स मतलब उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी जो होता था उसे कहा जाता था बच्चों महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। मीन्स उनके अधिकार में नहीं रहने वाले। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का शुरुआत था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ जिसका है क्या है? सोने का गर्भ, इसे बोला जाता है हिरण्यगर्भ को, नामक एक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में क्या हुआ? जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। उसके बाद इन्होंने ये दोनों राज्य स्थापित कर लिए थे, कर्नाटक और राजस्थान। फिर है राज्यों में प्रशासन। राज्यों में प्रशासन, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराज अधिराजी उपाधि दी जाती थी बच्चों। राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी जिसे कहा जाता था, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। बच्चों पहले के ज़माने में क्या होता था? उपाधियां दी जाती थी, जो भी अच्छे काम करता था उसे किसी न किसी चीज़ की उपाधि दी जाती थी, लेकिन अब ये समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। फिर है, इन नए राज्यों में उत्पादकों तथा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इसको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर, मतलब वे लगान मानते थे, मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। मतलब जो सामान खरीदते थे या कुछ पशुपालक या कारीगर होते थे उनसे लगान वसूला जाता था। मीन्स जिसे कर बोलते हैं, वो कर वसूला जाता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है, जो व्यापार करते थे उनसे भी ये लिया जाता था। फिर है 400 कर किस प्रकार से थे? ये जो चोल वंश थे बच्चों, इन्होंने लगाया था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश कौन थे? चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए, यानी कि उन्होंने कई प्रकार के कर, जिन्हें टैक्स बोला जाता है, करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेटी, जो कि नगद बजाय जबरन श्रम की
श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर आगे, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्ग मतलब होता है किले, दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदे पर होते थे, यानी कि इस पर शासन करते थे। फिर आगे है बच्चों प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते थे, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती थी कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। इन प्रशस्तियों से हमें पता चलता था। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन के मदद करते थे। ओके, फिर है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। किस प्रकार? आंध्र सेंधव, जिसे सिंध कहा जाता था, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा था और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा था, के राजा उसके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का जो हिस्सा है, अनर्थ गुजरात का हिस्सा है, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किरात वनवासी, तुर्क वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य थे, राजाओं को पराजित किया। फिर आगे क्या किया इन्होंने? राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। मतलब जो राजा लोग होते थे वो ब्राह्मणों को हवन के लिए बुलाते थे और उन्हें मतलब जब हवन संपन्न हो जाता था कुछ भी, तो उन्हें क्या देते थे? उपहार में भूमि देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, यानी कि तांबे के एक पत्ते जिस टाइप से ये दिखाया गया है बच्चों, इस टाइप पे लिखा जाता था। अब क्या है, कागज़ के बनाए जाते हैं कि ये वसीयत इसके नाम हो गई या ये इसके नाम हो गई, तो पहले क्या होता था, तांबे के पत्ते पर लिखा जाता था। ओके, जो ये लिखा जाता था बच्चों, ये कैसा लिखा जाता था? यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। ये बच्चों आप देख रहे होंगे ना, जो ये बना हुआ है इस पे बारीक बारीक सा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ओके बच्चों, उसके बाद है भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। भूमि के अलावा भी बहुत कुछ दिया जाता था। क्या दिया जाता था बच्चों? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि में पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएँ, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटे लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। ठीक है, ये सब काम चोल वंश में किए गए। फिर है 12वीं शताब्दी के वृहत संस्कृत काव्य रचा गया। मतलब 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य रचा गया बच्चों, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास था। इसे कलहण द्वारा नामक रचनाकार थे इनके, और वह
क्या था वो काव्य, क्या था बच्चों, राजतरंगिणी। क्या नाम था इसका, राजतरंगिणी, जिसमें क्या था, कश्मीर के जो राजाओं ने शासन किया है उसके बारे में लिखा हुआ था। और किसने लिखा है इसको, कलहन नामक व्यक्ति ने लिखा है। कलहन नामक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कलहन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। फिर है धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। मतलब ये क्या करते थे, युद्ध क्यों करते थे, क्षेत्र विशेष को जीतने के लिए, राज्य को जीतने के लिए। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। फिर आगे है, एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कौन सा था बच्चों, गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये सब वंश अलग अलग राजवंश हुए हैं बच्चों। शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इनमें लड़ाई होती रही, कौन कौन से में, गुज्जर प्रतिहार में, राष्ट्रकूटों में और पाल वंशों में। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष, कौन कौन थे त्रिपक्षीय संघर्ष में बच्चों, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ओके बच्चों, याद रखेंगे। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। मीन्स जो कोई ज़्यादा वो करता था उसी को राज्य मतलब जो मंदिरों का निर्माण करता था या दूसरे लोगों की सहायता करता था उसमें भी राज्य मिलने का ज़्यादा सहायक होता था। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों का आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। और इसमें जब वे आक्रमण करते हुए सोचते नहीं थे कि ये मंदिर है क्या है, उसमें भी अपना आक्रमण कर देते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। उनसे उन्हें लाभ भी कई हुए हैं। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। अपने इस नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। फिर एक सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल-बरूनी, कौन है बच्चों, अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति अल-बरूनी की किताब अल-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इतिहास से संबंधित मिलती है बच्चों। अल-बरूनी ने अपने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। फिर आगे, युद्ध करने के लिए दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। कौन था बच्चों, पृथ्वीराज तृतीय, जिसने शासन किया था 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी हाल में 1192 में उसके हाथों हार गया। फिर आगे आते हैं बच्चों, चोल राज्य। नज़दीक के एक लहर चोल राज्य है। इसमें उरैर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। चोल वंश किस प्रकार है, कावेरी डेल्टा में मुड्डिलियर नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुर के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इन राज्यों का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र
राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। फिर उसके बाद है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य मूर्ति कला की दृष्टि में एक चमकदार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इन भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों को निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाबार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमा मतलब क्या होता है, मूर्तियाँ। प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। मीन्स भक्त कैसे पूजा करते थे ये भी उसमें दिखाई गई थी। ओके, फिर आगे है कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में ऐसा दिख भी रहा है बच्चों। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। फिर आगे बच्चों, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, तालाब बनाए गए। इसमें याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती थी, यानी कि सिंचाई करी जाती थी वो एक योजना के तहत की जाती थी। जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, मीन्स कौन काम करेगा, कौन कौन से उसमें संसाधन चाहिए, इन कामों की देखरेख करना तथा यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। मीन्स कहाँ कौन सी खेती में कौन सा पानी कहाँ तक कौन सी नदी से जाना है, ये सब कुछ। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। फिर है साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, क्या कहलाती थी बच्चों, उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। फिर है वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरियार प्रधान जैसी उपाधियां दी। ये उपाधियां दी बच्चों इनकी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज के पद सौंपे। फिर है बच्चों भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलनगई गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामी की भूमि, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान या त्रिवमट्टुकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, या पलिचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ये सब क्या थे बच्चों, भूमि के अलग अलग टाइप थे। ओके बच्चों, फिर आगे है, हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ, यानी कि उन्हें भूमि दी जाती थी। परिमाण स्वरूप
परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। मीन्स क्या हुआ, जब ब्राह्मणों को जमीन दे दी जाती थी तो वहाँ पे सारे ब्राह्मण ही होने लगे। प्रत्येक ब्राह्मणदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। फिर है तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरुरु से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तर वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बच्चों अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तरोत्तर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को एक ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये सब अभिलेख में लिखा गया था बच्चों। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वैलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। उसे क्या कहा जाता था बच्चों? पुलाया। लोगों का एक ऐसा छोटा सा पूर्वा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों के छोटे मुर्गियों झुंडों में रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के बीच नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलैया का बहुवचन होता है पुलैयार को दिन के काम पर जाने के हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्री के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये सब अभिलेख में वहाँ पे लिखा गया था बच्चों। ओके, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।